नमस्ते। स्टॉक्स लॉजिक के इस सबसे पहले वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मंदार शेरबेट। आज इस वीडियो में एक कंपैरिजन लेके आया हूँ जहाँ पे हम HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक का कंपैरिजन करेंगे। फाइनेंशियल ईयर जो अभी ख़त्म हुआ उसके कुछ नंबर्स देखेंगे और उनका इन तीनों बैंक्स का मार्केट कैप भी कंपेयर करेंगे ताकि ये जान सके कि इन तीनों में से कौन सी बैंक इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अट्रैक्टिव है। कंपैरिजन शुरू करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि किसी भी बैंक का मेन बिजनेस ऑपरेशंस या बिजनेस सेगमेंट्स क्या होते हैं। तो आप अगर रिजल्ट्स देखें तो इन बैंक्स के 3 मेन सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है ट्रेजरी ऑपरेशंस, फिर कॉरपोरेट या होलसेल बैंकिंग और तीसरा रिटेल बैंकिंग। जल्दी से एक बार देख लेते कि तीनों होता क्या है। रिटेल बैंकिंग तो हम सब जानते हैं। एज कस्टमर हम जब ब्रांच में जाते हैं और जो भी हम बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं, भले FD निकालना हो, सेविंग्स अकाउंट हो, लोन लेना हो या मनी ट्रांसफ़र हो, ये सब रिटेल बैंकिंग में आ जाता है। कॉरपोरेट या होलसेल बैंकिंग क्या होता है कि एज अ कस्टमर जब किसी कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, करंट अकाउंट हो, लेटर ऑफ क्रेडिट हो, उनके लोन्स हो, ये सब चीज़ें कॉरपोरेट या होलसेल बैंकिंग में चले जाते हैं। ट्रेजरी ऑपरेशंस में क्या होता है? तो ट्रेजरी ऑपरेशंस में बेसिकली बॉन्ड्स का बाइंग और सेलिंग वो लोग ट्रेड करते हैं। उनका एक ट्रेजरी डेस्क रहता है हर बैंक का और वो बॉन्ड्स में ट्रेडिंग करते हैं। उसमें ओवरनाइट लेंडिंग भी करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म लेंडिंग भी करते हैं। अलग अलग बैंक के अलग अलग दिन कैश का सरप्लस हो सकता है या कैश का शॉर्टेज हो सकता है, उस हिसाब से वो लोग ट्रेडिंग करते हैं और उसमें से भी प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सब ट्रेजरी ऑपरेशंस में आ जाता है। ओके, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 जो अभी मार्च में ख़त्म हुआ, इस फाइनेंशियल ईयर के इन तीनों बैंक्स के सब इम्पॉर्टेंट नंबर्स आपके सामने हैं। ओके, सो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है वो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम क्या होता है कि बैंक्स जो लोन देता है तो उस लोन पे जो उनका इंटरेस्ट का कमाई है वो इस इंटरेस्ट इनकम में आ जाता है। अदर इनकम में उनकी मेनली फ़ी इनकम आती है। जो भी वो लोग फ़ी चार्ज करते हैं हमें अलग अलग सर्विसेज के लिए, वो सारी फ़ी इस अदर इनकम में आ जाती है। अदर इनकम में एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है अगर किसी लोन को उन्होंने पहले के किसी क्वार्टर में या पहले के किसी साल में अगर उन्होंने राइट ऑफ कर दिया है, यानी कि वो बैड लोन हो गया है जो वापस नहीं आया, उसको राइट ऑफ करने के बाद उसका रिकवरी प्रोसीजर शुरू होता है और उस रिकवरी प्रोसीजर में से जो भी उनको मिल जाता है वो इस अदर इनकम में आ जाता है। ओके, वो लोन ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका रहता है लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अगर लीगल प्रोसीजर्स कंप्लीट करने के बाद जो भी उनको हाथ आता है वो इस अदर इनकम में काउंट होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर तो आप समझ ही सकते हैं कि सारे उनके खर्चे जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट हो, ब्रांच के अलग अलग खर्चे हो, नेटवर्क का खर्चा हो, वेंडर्स के पेमेंट्स हो, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाती है। इंटरेस्ट एक्सपेंस में बेसिकली उनका जो बोरोइंग्स है, मतलब बैंक के कौन से बोरोइंग्स होते हैं, तो बेसिकली FD जो लोग FD करते हैं या सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हैं या उनको कभी कभी किसी और बैंक से या रिजर्व बैंक से बोरो करना पड़ता है, तो इसके ऊपर वो लोग जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो सब इंटरेस्ट एक्सपेंस में आ जाता है। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो नंबर रहता है वो है प्रोविजनिंग। अभी प्रोविजनिंग क्या है? तो बेसिकली बैंक्स जो लोन देती है उन लोन्स पे में से अगर कुछ लोन्स टाइम पे वापस नहीं आते, ओके, रीपे नहीं होते, तो RBI ने कुछ क्राइटेरिया दिया है कि कितना डिले होने के बाद उसका प्रोविजनिंग करना शुरू करना चाहिए बैंक ने। सो उस डिले के बाद उनको सर्टन परसेंटेज उस लोन का प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ वो शुरू कर देते हैं और अगर बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है तो पूरा लोन भी राइट ऑफ करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें प्रोविजनिंग में आ जाती है। कुछ कंपलसरी प्रोविजनिंग भी रहता है कि टोटल लोन बुक का एक सर्टन परसेंटेज उनको एज अ सेफ्टी मार्जिन, ओके, एज अ सेफ्टी मार्जिन, ऐसा नहीं है कि वो लोन डूब गया है या आने नहीं वाला, लेकिन एज अ सेफ्टी मार्जिन भी थोड़ा पोर्शन उनको प्रोविजनिंग में रखना पड़ता है ताकि आगे जाके कोई शॉक ना लगे।
ओके, सो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट नंबर्स है। एक बार आप नज़र डालिए इन तीनों के, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक। आप देख सकते हैं कि साइज़ में काफ़ी डिफरेंस है। HDFC बैंक काफ़ी बड़ा है, इंडसइंड बैंक का और HDFC बैंक का कंपैरिजन करेंगे तो तकरीबन HDFC बैंक 4 गुना साइज़ का है। एक्सिस बैंक से भी 1.5 गुना से ज़्यादा बड़ा है HDFC बैंक। ये कंपैरिजन अभी हम अगले स्लाइड में देख लेंगे। इस स्लाइड में मैंने कुछ और कॉलम्स जोड़ दिए हैं जिससे हमें कंपैरिजन ज़्यादा इजीली पॉसिबल हो सके। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में जो 3 कॉलम्स मैंने बनाए हैं, उसमें पहले कॉलम में HDFC बैंक के नंबर्स मैंने एक्सिस बैंक के साथ कंपेयर किए हैं और परसेंटेज टर्म्स में लिखे हैं। तो इसमें अगर आप टोटल इनकम का नंबर देखें 184 दिख रहा है, तो टोटल इनकम HDFC का जो है वो एक्सिस बैंक के मुकाबले 184% है, यानी कि 84% ज़्यादा है एक्सिस बैंक के मुकाबले। तो ऐसे इस तरीके से कंपैरिजन को आपको देखना है। तो अगर आप देखें कि पहले हम HDFC और एक्सिस बैंक का कंपैरिजन देखते हैं, तो टोटल इनकम में तो 184% दिख रहा है हमें, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें तो इधर वो नंबर बढ़ जाता है, यानी कि 216 दिख रहा है हमें। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उनका अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस देखें तो इंटरेस्ट एक्सपेंस HDFC बैंक ने बेटर मैनेज किया है। HDFC बैंक का इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्सिस बैंक के मुकाबले 164% है, जो टोटल इनकम के कंपैरिजन पर नंबर से थोड़ा कम है। उस वजह से उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बूस्ट हो गया है और 216 नंबर गया है। अगला नंबर आप देखेंगे प्रोविजनिंग का। तो प्रोविजनिंग में तो सबसे बड़ा शॉकर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक ने काफ़ी ज़्यादा प्रोविजनिंग किया हुआ है। उनका नंबर HDFC बैंक से छोटा होने के बजाय बड़ा है, यानी कि HDFC बैंक का प्रोविजनिंग का फिगर जो है वो एक्सिस बैंक के मुकाबले 73% है। ओके, तो उस वजह से आगे के सारे नंबर्स डिस्टर्ब हो गए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, ये HDFC के नंबर्स बहुत बड़े हो गए क्योंकि उनका प्रोविजनिंग का फिगर एक्सिस बैंक के मुकाबले कम था। ओके, यहाँ पे एक्सिस बैंक ने HDFC के मुकाबले क्लियरली मार खाई है। अगला कंपैरिजन देखते हैं HDFC बैंक का इंडसइंड बैंक के साथ। अभी यहाँ पे तो साइज़ में काफ़ी फ़र्क है, ये तो हमने देख लिया था, लेकिन आगे के कंपैरिजन देख लेते ताकि कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है ये पता चल जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल इनकम जो है वो 412% है। HDFC का टोटल इनकम इंडसइंड बैंक के टोटल इनकम के मुकाबले 412% है, यानी कि 4 गुना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो वो 479 पे है, यानी कि थोड़ा और बड़ा है। ओके, 5 गुना से थोड़ा कम है। क्यों? फिर से वही रीज़न है। अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस का फिगर देखें तो वहाँ पे 372% आपको दिखता है, यानी कि HDFC बैंक ने फिर से इंडसइंड बैंक के मुकाबले भी उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस बेटर मैनेज किया है। ओके, सो उस वजह से उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बूस्ट हो गया है। प्रोविजनिंग में एक्सिस बैंक जितनी खराब कंडीशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन इंडसइंड बैंक का जो प्रोविजनिंग है वो HDFC बैंक के मुकाबले अगर आप कंपेयर करें तो थोड़ा सा परसेंटेज टर्म से थोड़ा ज़्यादा है। तो उस वजह से 400% के बजाय अगर HDFC और इंडसइंड का बैंक का कंपेयर किया तो 294 पे आ गया, यानी कि HDFC का प्रोविजनिंग इंडसइंड बैंक के मुकाबले बेटर है। ओके, तो उस वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर्स में थोड़ा फ़र्क पड़ गया है। जो 400 या 500% के आसपास होना चाहिए था वो 600% के ऊपर चला गया है, और वही हाल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी है जो 611% है। फिर भी मैं कहूँगा कि एक्सिस बैंक के मुकाबले इंडसइंड बैंक का परफॉर्मेंस बेटर लग रहा है, क्योंकि उनके प्रोविजनिंग एक्सिस बैंक जितने खराब नहीं हुए। अभी हम एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक का कंपैरिजन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल इनकम 224% है। एक्सिस बैंक डबल से थोड़ा बड़ा है इंडसइंड बैंक के मुकाबले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी तकरीबन सेम लेवल पे देखिए 222 पे, यानी कि उन दोनों के ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट एक्सपेंस ये दोनों कंपेरेबल परसेंटेजेस में है, जो 220 के आसपास है। ओके, सो इसीलिए उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक का कंपैरिजन सिमिलर नंबर पे है। लेकिन जब हम प्रोविजनिंग पे आते हैं तो प्रोविजनिंग में एक्सिस बैंक का 220 के आसपास होने के बजाय वो 402 पे चला गया है। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक का प्रोविजनिंग नंबर बहुत बड़ा हो गया है, और उस वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स
एक्सिस बैंक का इंडसइंड बैंक से कम हो गया है। ओके, 85% आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 42% पे आ गया है। सो क्लियरली आप देख सकते हैं कि प्रोविजनिंग के नंबर की वजह से एक्सिस बैंक ने दोनों HDFC बैंक से भी और इंडसइंड बैंक से भी कंपैरिजन में मार खाई है। अभी हम मार्केट वैल्यू की तरफ या मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ चलते हैं अगली स्लाइड में। इस स्लाइड में हम देखेंगे इन तीनों बैंक्स का मार्केट कैप का कैलकुलेशन। मार्केट कैप यानी कि क्या, बेसिकली मार्केट वैल्यू बोल सकते हैं इस बैंक का। तो इसका कंपैरिजन क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत से लोग शेयर प्राइस को देख के तय कर लेते हैं कि ये बैंक अच्छी है, बुरी है, सस्ती है या महंगी है, लेकिन नहीं, मार्केट कैप इम्पोर्टेंट है। सिर्फ शेयर प्राइस का कंपैरिजन सही नहीं है। तो मार्केट कैप कैलकुलेट करने के लिए 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसमें एक आता है इक्विटी कैपिटल। अभी इक्विटी कैपिटल और फेस वैल्यू, ये दो चीज़ें अगर हमें रिजल्ट से पता चल जाती है, तो इक्विटी कैपिटल को फेस वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाते हैं। तो जैसे आप HDFC बैंक के केस में देख सकते हैं कि 548.3 करोड़ का उनका इक्विटी कैपिटल है और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? तो 548.3 करोड़ शेयर्स हो गए। उसी तरह से एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक के भी मैंने कैलकुलेशंस नंबर ऑफ शेयर्स के सामने लिखे हुए हैं। फेस वैल्यू अलग अलग है, HDFC का 1 रुपया, एक्सिस बैंक का 2 रुपये और इंडसइंड बैंक का 10 रुपया है। उस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स में भी चेंजेस है। अब शेयर प्राइस का जब नंबर देखते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्राइस अगर करें तो उस बैंक का या उस कंपनी का मार्केट कैप यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि HDFC बैंक का मार्केट कैप है 5,49,000 करोड़, एक्सिस बैंक का है 1,25,000 करोड़ और इंडसइंड बैंक का है सिर्फ 32,000 करोड़। ओके, अगले स्लाइड में हम परसेंटेज कंपैरिजंस देख लेते हैं। अभी हम इस आखिरी स्लाइड पे आ गए जहाँ पे हम तीनों बैंक्स का मार्केट कैप कंपैरिजन करेंगे उनके फाइनेंशियल कंपैरिजंस के साथ साथ। ओके, फाइनेंशियल कंपैरिजन के नंबर्स तो मैंने ब्रॉडली आपको बता दिया है कि HDFC बैंक एक्सिस बैंक के मुकाबले डेफिनेटली ज़्यादा एफिशिएंट है, इंडसइंड बैंक के मुकाबले भी ज़्यादा एफिशिएंट है, और एक्सिस और इंडसइंड बैंक के कंपैरिजन में हमने देख लिया है कि इंडसइंड बैंक ने डेफिनेटली बेटर किया है एक्सिस बैंक के मुकाबले। अब मार्केट कैप में अगर आप देखें तो HDFC बैंक का मार्केट कैप जो है वो 438% एक्सिस बैंक के मुकाबले है। अभी बिजनेस साइज के अब हम देखें तो वो 220% के आसपास है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अगर अब देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 700% HDFC बैंक का एक्सिस बैंक के मुकाबले। तो उस वजह से ये 438 का फिगर कुछ गलत नहीं लगता। इसीलिए HDFC बैंक जो है वो एक्सिस बैंक के मुकाबले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ऐसा नहीं लगता अभी इस सिचुएशन में। अभी अगर आगे चल के आने वाले क्वार्टर्स में अगर एक्सिस बैंक का प्रोविजनिंग फिगर कम होता है, कंट्रोल में आता है, या HDFC बैंक का प्रोविजनिंग फिगर बढ़ जाता है, जिस वजह से उन दोनों के प्रॉफिट फिगर्स का जो गैप है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो फिर एक्सिस बैंक बेटर वैल्यू कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल इस सिचुएशन में HDFC बैंक या एक्सिस बैंक में से दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वैल्यू के टर्म्स में। HDFC बैंक को डेफिनेटली मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा मिलता है उसके बेटर परफॉर्मेंस के लिए, इसीलिए वो सस्ता भी नहीं कह सकते और बहुत एक्सपेंसिव है ऐसा भी नहीं कह सकते इन दोनों के कंपैरिजन में। अभी आते हैं HDFC का कंपैरिजन इंडसइंड बैंक के साथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल इनकम 412% था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 479% था, इवन नेट प्रॉफिट जो है वो 611% था। लेकिन आप मार्केट कैप देखिए, मार्केट कैप 1700 के नज़दीक है, 1692 का फिगर है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि इंडसइंड बैंक वैल्यू टर्म्स में बेटर है, बहुत बेटर है। तो ये फिगर अगर 600 के आसपास या 700 के आसपास होता तो दोनों में टक्कर की बात होती वैल्यू टर्म्स में, लेकिन ये फिगर 700 के बजाय 1700 के नज़दीक है, और उस वजह से मैं इस पॉइंट पे डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि इंडसइंड बैंक इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है वैल्यू टर्म्स में, यानी कि इंडसइंड बैंक में ज़्यादा स्कोप हो सकता है ग्रोथ का।
HDFC बैंक स्टेडी है, बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उस वजह से उसको हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता आया है। लेकिन ये यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इंडसइंड बैंक के कंपैरिजन में डेफिनेटली HDFC बैंक काफ़ी एक्सपेंसिव लगती है। अब देखते हैं एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक का कंपैरिजन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिजनेस टर्म्स में यानी कि टोटल इनकम और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के टर्म्स में दोनों 220% के आसपास थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंडसइंड बैंक बेटर कर रहा है क्योंकि एक्सिस बैंक का प्रोविजनिंग का नंबर बहुत ज़्यादा है। ओके, सो इसीलिए एक्सिस बैंक का नेट प्रॉफिट जो है वो कम है इंडसइंड बैंक के मुकाबले, और उस वजह से उसका मार्केट कैप का कंपैरिजन भी आप देखें फिर भी 387% है, वो अनफेयर लगता है। इंडसइंड बैंक डेफिनेटली चीपर है। 220 के ऊपर का फिगर तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए था क्योंकि एक्सिस बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ख़राब है इंडसइंड बैंक के मुकाबले। तो उस वजह से जो बिजनेस साइज में जो फ़र्क है यानी कि 200% या 220% का जो फिगर है उससे कम होना चाहिए था मार्केट कैप का फिगर, लेकिन वहाँ पे कम होने के बजाय एक्सिस बैंक अभी भी ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। 387% है उसका मार्केट कैप इंडसइंड बैंक के मुकाबले। तो ये गलत है मेरे हिसाब से। इन तीनों बैंक्स में सबसे ज़्यादा वैल्यू अगर किसी बैंक में है तो वो है इंडसइंड बैंक में, और ये मैं कह रहा हूँ अभी तक के नंबर्स पे यानी कि मार्च 2020 तक के नंबर्स पे। आने वाले क्वार्टर्स में सिचुएशन थोड़ी चेंज हो सकती है। अभी कोरोना वायरस की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा हर बैंक के बिजनेस पे वो अलग अलग हो सकता है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सारे बैंक्स को थोड़ा बहुत यानी कि 20 या 30% तक का प्रॉफिट हिट आने वाला है आने वाले साल भर में। इसीलिए मैं फ़िलहाल ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि सारे के सारे बैंक्स को तकरीबन सिमिलर काइंड ऑफ हिट मिलने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में इस पॉइंट पे मैं तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इन तीन बैंक्स में सबसे बेटर वैल्यू इंडसइंड बैंक प्रोवाइड कर रहा है इन्वेस्टमेंट के एंगल से। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। कोई सजेशंस होंगे तो वो भी लिखिए, और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।